हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उमाकांत वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले की क्लासेज में हमने आपको पढ़ाया भारत में पुर्तगालियों का आगमन, यानी कि जितनी भी यूरोपीय शक्तियां भारत में आई उनको एक एक करके हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले की वीडियो में हमने देखा भारत में पुर्तगालियों का आगमन, उसके बाद में डचों का आगमन हुआ, उसके बाद में अंग्रेजों का आगमन हुआ। लेकिन उससे पहले, अंग्रेजों के आगमन से पहले मैंने फ्रांसीसी कंपनी के विषय में हमने आपको पढ़ाया, क्योंकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर सर्वाधिक समय पर व्यापार किया, भारत का सबसे ज्यादा शोषण किया और भारत को बहुत लूटा। और सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत, लेकिन उसको कंगाल कर दिया। तो इस वजह से और भी सर्वाधिक समय पर भारत पर शासन किया। और अंग्रेजों ने हमेशा लूटे ही नहीं देश को, बल्कि बहुत सारी कुछ चीजें देकर भी गए हैं। जितना लूटा उससे कहीं अधिक देकर भी गए हैं, लेकिन हमें उस बात को समझना पड़ेगा। चलिए, मैं इसमें जो बोल रहा हूं कि बहुत लूटा, तो उस पर आप लोग ध्यान मत दें, क्योंकि वो मैं आप लोगों को ऐसे ही बता रहा हूं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत में अंग्रेजों का आगमन। भारत में अंग्रेजों का आगमन। तो भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, कब आती है और कैसे, ये विचार कैसे आ गया अंग्रेजों के विषय में, कहां से इसकी शुरुआत होती है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि भारत जो अंग्रेज थे, इनकी जो सबसे पहले जो यात्राएं शुरू हुई ब्रिटेन से, वो भारत के लिए नहीं शुरू हुई थी। तो इनको जावा, सुमात्रा और मलक्का, उधर के जो कुछ द्वीप थे उनके विषय में इन्हें पता चला। तो ये सबसे पहले उधर में पहुंचते हैं, किधर में, उधर के लिए ये यात्रा स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये जो द्वीप थे जावा, सुमात्रा और मलक्का, इन पर पहले से ही कुछ अन्य यूरोपीय शक्तियां थी, जैसे पुर्तगाली और डच, इनसे पहले आ चुके थे, तो इनका कब्जा था। तो ये उधर में पहले से व्यापार कर रहे थे, तो उधर में अंग्रेज सफल नहीं हो पाए। ठीक है, उसके बाद में होता क्या है कि 1599 ईस्वी में, ये जो सन है इनको आपको याद रखना है, 1599 ईस्वी में लंदन में या ब्रिटेन में कह सकते हैं, लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, लॉर्ड मेयर, ये नेम आपको याद रखना, 1599 में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में ब्रिटेन में बहुत सारे जो वहां पे व्यापारी थे, उन सब ने मिलकर के एक सभा का आयोजन किया। एक सभा आयोजित होती है, सभा आयोजित की जाती है। ठीक है, तो ये जो वहां के पहले ब्रिटेन के जो छोटे छोटे व्यापारी थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, इन सब ने मिलकर के एक सभा का आयोजन किया। और किसकी अध्यक्षता में, इसकी अध्यक्षता की लॉर्ड मेयर ने। ठीक है, तो वहां पर जब सभा का आयोजन हुआ, तो वहां पर इनके विचार में आया कि पूर्व के देशों के साथ व्यापार किया जाए, पूर्व के देशों के साथ व्यापार किया जाए। समुद्र के रास्ते से पहले भारत से यूरोप का व्यापार कैसे होता था आपको पता होगा, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था। तो भारत के साथ यूरोप का व्यापार समुद्र के रास्ते से पहले होता था आपका स्थल मार्ग से। तो स्थल मार्ग बहुत कठिन हुआ करता था, क्योंकि बहुत सारे जंगलों से गुजरना पड़ता था, और जब तक गुजरते थे तब तक आधा माल उनका चोरी, कुछ लूट लेते थे, कुछ उनको कर में देना पड़ता, तो बहुत कम उनको लाभ हो पाता था। तो उधर में आपको हमने बताया था 1453 ईस्वी में कुस्तुनतनिया पर जब उस्मानियों का आक्रमण हुआ और उनका कब्जा हो गया, उसके बाद में यूरोपीय शक्तियां, कई यूरोपीय देशों के जो व्यापारी थे, उन्होंने भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने की कोशिश की। तो इसी के चलते पुर्तगालियों ने 1498 ईस्वी में भारत को खोज निकाला। समझ में आया। तो हम फिलहाल हिस्ट्री आपको उधर हिस्ट्री ही बता रहे हैं। तो धीरे धीरे ये बात मैंने आपको, इससे पहले ये बात मैंने आपको ज्योग्राफी की क्लास में भी बताया था। तो लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में 1599 में एक सभा का आयोजन किया जाता है, और उसके बाद में इन्होंने मिलकर के एक कंपनी गठित की। इन्होंने, ये जो बहुत सारे व्यापारी थे, इन्होंने मिलकर के एक कंपनी का गठन किया, और उस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ
मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये नेम बड़ा है, लेकिन आप इसको 5 से 6 बार जैसे ही पढ़ेंगे, 5 से 6 बार जैसे ही पढ़ेंगे वैसे ही आपको याद हो जाएगा। तो लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में 1599 ईस्वी में एक कंपनी गठित की जाती है, सभा का आयोजन होता है, उसमें फिर जो विचार विमर्श होता है, तो वहां पर फिर एक कंपनी गठित की जाती है और उस कंपनी का नाम होता है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। अब इसके बाद में कंपनी तैयार हो गई, सारा कुछ तैयार है। अब वहां की जो गवर्नमेंट थी उससे आज्ञा प्राप्त करनी थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट वहां की जो थी, वहां की उस समय जो महारानी हुआ करती थी वो थी एलिजाबेथ प्रथम। कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो अंत तक देखें और लाइक जरूर करें। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि जल्दी आप लोगों के लिए हिंदी की क्लासेज और इसके अलावा मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास जल्दी हम आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप उन वीडियोज को देख सकेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो हम कहां पर थे उस समय जब इस कंपनी का गठन हुआ? तो वहां की ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। इन्होंने 31 दिसंबर, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक अधिकार पत्र जारी किया। अधिकार पत्र जारी करती हैं और उसमें कंपनी को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। उसमें पहली बात तो ये कि पूर्वी देशों के साथ जाओ व्यापार करो। व्यापार करने की भी तरीके उन्हें उसमें दिए गए थे, जैसे कि युद्ध के साथ करो, अगर ना उधर के देश नहीं करने दे तो लड़ाइयां करो, उन पर अधिकार कर लो, उनको जीत लो, उनसे संधि करके किसी न किसी प्रकार से उधर से व्यापार करो। समझ में आया? तो इस प्रकार से इन्हें बहुत सारे अधिकार दे दिए गए। तो इनको अधिकार सहित ये व्यापार करने के लिए निकले थे। तो आगे बात बढ़े तो ये जो अधिकार पत्र था ये 15 वर्षों के लिए दिया गया था। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। लेकिन आगे चलकर ये 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्ष के लिए इंक्रीज कर दिया गया यही अधिकार पत्र। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे पहले जो भारत में पहला अंग्रेज कौन आया, नेम क्या था, किसके पास आया, क्यों आया, इनके विषय में भी देख लेते हैं। तो 1601 ईस्वी में अंग्रेजी जहाज जो थे, अंग्रेजी कंपनी के जहाज जो थे वो इंडोनेशिया पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर ये कोठियां स्थापित करने में सफल नहीं होते हैं। तो भारत में 1608 ईस्वी में ये अपनी एक कोठी स्थापित करते हैं, ठीक है। तो भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? वो स्थल मार्ग की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं समुद्री मार्ग से। समुद्री मार्ग से भारत में आने वाला, इधर से स्थल मार्ग से नहीं हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं समुद्री। इधर में आपका पड़ेगा ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहाँ पर मेडागास्कर है। इधर में आपका पढ़ेंगे जावा, सुमात्रा और मलक्का वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो समुद्र के रास्ते से यूं इधर 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 इस तरीके से भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जॉन हॉकिंस था। जॉन हॉकिंस कैसे आता है भारत, इस पे चर्चा करते हैं। तो जो जॉन हॉकिंस था ये एक पत्र लेकर के आया था जहांगीर के नाम। किसके नाम? जहांगीर के नाम। जहांगीर के नाम एक पत्र लेकर आता है, एक पत्र लेकर आता है। और वो पत्र किसका था? जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आता है। किसका? जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के जहांगीर के नाम आता है भारत में, ठीक है। तो ये जो जॉन हॉकिंस था, जॉन हॉकिंस,
ये जो जॉन हॉकिंस था ये विद्वान था, ये काफी काबिल व्यक्ति था। इसको तुर्की और फारसी भाषा बहुत अच्छे से आती थी। तो ये जो दरबार में जब पहुंचा, जहांगीर के दरबार में जब पहुंचता है, तब वहां पर बात किसमें करता है? अंग्रेजी में नहीं करता है। अंग्रेजी में नहीं करता है, क्योंकि अंग्रेजी में करता तो इसका विद्वान होना फालतू में चला जाता है, क्योंकि ये तुर्की भाषा, तो जॉन हॉकिंस जो था उसको तुर्की और फारसी भाषा में क्या था? विद्वान था। तुर्की और फारसी भाषा का विद्वान था। तो जब ये दरबार में पहुंचता है तो फारसी भाषा में ये बात करता है। किस भाषा में बात करता है? फारसी भाषा में बात करता है, और जिससे जहांगीर खुश होता है। जहांगीर भाई खुश हो जाता है, और जब जहांगीर खुश हो जाता है और जिससे जहांगीर इसे 400 का मनसब, कितना? 400 का मनसब प्रदान करता है। तो जॉन हॉकिंस को जहांगीर ने कितने का मनसब प्रदान किया? 400 रुपए का मनसब देता है जहांगीर। तो इस प्रकार से जॉन हॉकिंस जहांगीर से मिलता है और 400 का मनसब प्राप्त करता है। आगे जहांगीर ने जो हॉकिंस था, जहांगीर से एक सूरत में फैक्ट्री बनाने की अनुमति मांगता है। सूरत में कहता है कि भाई मुझे एक सूरत में फैक्ट्री मुझे बना लेने दीजिए। लेकिन जहांगीर अनुमति तो दे देता है, लेकिन होता क्या है कि वहां के जो सौदागर थे और पुर्तगालियों के विरोध के कारण ये जो अनुमति प्रदान की गई थी, इसको वापस जहांगीर ले लेता है, यानी कि फैक्ट्री नहीं बनाने देते हैं। और 1611 ईस्वी में आगे बढ़ते हैं। 1611 ईस्वी में जो कैप्टन मिडिल्टन नाम का एक अंग्रेज था। कैप्टन मिडिल्टन 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडिल्टन नाम का एक व्यक्ति था। ये पुर्तगालियों के बेड़े से स्वाली, किस जगह पर? स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगालियों के बेड़े से हार जाता है। लेकिन उसके अगले ही वर्ष ये पुर्तगालियों को पराजित कर देता। पहले तो हार जाता है स्वाली में, लेकिन बाद को पराजित कर देता है, जिससे जो जहांगीर था वो खुश हो जाता है। और जहांगीर को लगता है कि अंग्रेज पुर्तगालियों से अधिक शक्तिशाली हैं, जिसके चलते जहांगीर ने 1613 ईस्वी में, कब? 1613 ईस्वी में एक सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। और ये जो 1613 ईस्वी में फैक्ट्री खोली गई थी, ये एक स्थायी फैक्ट्री थी। कैसी स्थायी फैक्ट्री थी? लेकिन उससे पहले 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, या जिसे मछलीपट्टनम कहते हैं, 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना अंग्रेजों ने खोला था। ठीक है, जो ये अस्थायी था, लेकिन ये जो सूरत में जब खोला गया ये स्थायी कारखाना था। तो पहला स्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में, अस्थायी 1611 ईस्वी में कहां पे? मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में। ये जो मछलीपट्टनम था ये गोलकुंडा राज्य का मुख्य बंदरगाह था। कहां का? गोलकुंडा राज्य का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यहां से ही, कहां से? मछलीपट्टनम से ही अंग्रेज वस्त्र खरीद करके, वस्त्र जो खरीदते थे अंग्रेज, मछलीपट्टनम एक बंदरगाह था महत्वपूर्ण। यहां से फारस और बैंटम को भेजा करते थे अंग्रेज यहां से वस्त्र। और बहुत अधिक इसको फायदा हुआ, अंग्रेज बहुत अधिक यहाँ से फायदा उठाते थे, जिसके चलते यहाँ के जो स्थायी लोग थे, स्थायी अधिकारी लोग थे, वो क्या हुए? अंग्रेजों से पैसे मांगने लगे, रुपए मांगने लगे। तो जब रुपए मांगने लगे अंग्रेजों
अंग्रेजों से, तो अंग्रेज यहाँ पर परेशान हो गए, अंग्रेजों का यहाँ पर विरोध भी होने लगा बहुत अधिक मात्रा में। तो ये मछलीपट्टनम जगह छोड़ करके चले जाते हैं, मछलीपट्टनम जगह को छोड़कर चले जाते हैं और ये 1629 ईस्वी में अरमा गांव पहुंचते हैं। कहाँ? अरमा गांव। 1629 ईस्वी में अरमा गांव पहुंचते हैं और वहां पर एक अपनी कोठी खोलते हैं। उसका रोक दो तो वेट करें थोड़ा। 1629 ईस्वी में अरमा गांव चले जाते हैं और वहां पर अपनी कोठी खोलते हैं। तो अरमा गांव जो था ये डच बस्ती, जो पुलिकट की डच बस्ती थी, वहां से उत्तर दिशा में, कहां पर? उत्तर दिशा में स्थित था। आगे बात करें तो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के जो सुल्तान था गोलकुंडा का, उसने अंग्रेजों के लिए एक सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान जारी किया, गोल्डन फरमान जारी किया, जिसके अनुसार इधर मैं लिख रहा हूं, तो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के जो वहां का शासक था, गोलकुंडा का जो सुल्तान था, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा का सुल्तान, गोलकुंडा का जो सुल्तान था 1632 ईस्वी में, इसने अंग्रेजों के लिए एक सुनहरा फरमान जारी किया। कैसा? सुनहरा फरमान जारी किया। ये सुनहरा फरमान क्या था? इसके अंतर्गत, इसके तहत 500 पैगोडा देकर के, पैगोडा उस समय वहां की करेंसी थी, 500 पैगोडा अंग्रेज अगर दे देते हैं तो इनको वहां व्यापार करने का अधिकार प्रदान हो जाएगा। 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर के अंग्रेज व्यापार करने की अनुमति ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नाम का एक अंग्रेजी अधिकारी था। फ्रांसिस डे, 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नाम की एक अंग्रेजी अधिकारी ने चंद्रगिरी के शासक, चंद्रगिरी के शासक या चंद्रगिरी के राजा से, शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया। मद्रास जो था उसको पट्टे पर लिया और मद्रास पर ही पूरी लड़ाई फ्रांसीसी भी लड़े, लेकिन वहां पर उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज अधिकारी ने चंद्रगिरी के, देखिए चंद्रनगर अलग है और चंद्रगिरी अलग है, तो चंद्रगिरी के शासक, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां पर एक कोठी बनाई। यहाँ पर एक कोठी बनाते हैं और ये कोठी थी पहली किलाबंद कोठी थी। ये कैसी? किलाबंद कोठी थी, चारों तरफ से बंद थी, किलाबंद कोठी थी। तो ये कब बनाई? 1639 में पट्टे पर लिया मद्रास को और फिर बनाना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर ये पहली किलाबंद कोठी थी। और इसका नाम जो रखा गया, इसका नाम रखा गया था फोर्ट, फोर्ट मीन्स होता है किला, फोर्ट सेंट जॉर्ज या फोर्ट सेंट डेविड जॉर्ज, तो ये इसका नाम था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा फोर्ट सेंट डेविड जॉर्ज किला कहां पर बनाया था अंग्रेजों ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास। कहां पर बनाया गया था? मद्रास। अब आगे बात करते हैं 1615 ईस्वी में, हम लोग आगे निकले 1639 तक आए। अब 1615 ईस्वी में एक और अंग्रेज अधिकारी आता है और जो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। ठीक है, 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो का आपने नाम सुना होगा। सर थॉमस रो का सुना है? कितने लोगों ने सुना है? ठीक है, सर थॉमस रो। तो सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचता है और ये जहांगीर से मुलाकात कहां पर करता है? अजमेर के किले में जहांगीर से मुलाकात करता है। अजमेर के किले में जहांगीर से मिलता है। 1615 ईस्वी में एक दूसरा अंग्रेज भारत में आता है, सर थॉमस रो, और जो जहांगीर से
कहाँ पर बातचीत करता है, कहाँ पर मिलता है? अजमेर के किले में मिलता है 1661 ईस्वी में। इसके विषय में ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम लोग बातचीत करेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, इंटरेस्टिंग, तो बहुत आपको सुनने में मजा आएगा। तो 1661 ईस्वी में क्या हुआ था? 1661 ईस्वी में जो ब्रिटेन के सम्राट थे, ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय, कौन थे? चार्ल्स द्वितीय। 1661 में ब्रिटेन के सम्राट थे चार्ल्स सेकंड या चार्ल्स द्वितीय। इनका निकाह होता है पुर्तगाली राजकुमारी, निकाह मीन्स शादी होती है पुर्तगाली राजकुमारी, कौन थी? नाम क्या था उनका? तो चार्ल्स द्वितीय का 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ, कैथरीन या लिखा होता है कहीं कहीं पर कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, कैथरीन ब्रिगेंजा। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ होता है। भाई पुर्तगाली होशियार निकले, इन्होंने पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह चार्ल्स द्वितीय के साथ कर दिया। अब होता क्या है कि इनको भाई दहेज प्रथा उस समय भी प्रचलित थी। जैसे आजकल दहेज प्रथा में जैसे कि कार, बड़े बड़े बहुत कुछ दिया जाता है, प्लाट देते हैं, मकान दे देते हैं लोग, ट्रेन नहीं देते हैं लेकिन बहुत कुछ दे देते हैं। तो उस समय क्या था? अथाह संपत्ति थी अंग्रेजों के पास भी, पुर्तगालियों के पास भी, खुद की तो थी नहीं, हम लोगों की थी और आपस में ही बांट लिया करते थे। तो चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों ने दहेज में क्या दिया ये भी सुन लीजिए। तो दहेज में इनको दिया गया था बंबई का द्वीप, दहेज में दिया गया था बंबई का द्वीप दे दिया गया इनको दहेज में। तो 1661 ईस्वी में अंग्रेजों के पास बंबई आ गई थी, ठीक है। उस समय बंबई कहा जाता था, अब मुंबई कहा जाता है। तो 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजी की शादी चार्ल्स द्वितीय के साथ होती, जिसमें दहेज में पुर्तगाली बंबई का द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दे देते हैं। लेकिन चार्ल्स द्वितीय उसको अपने पास नहीं रखते हैं, ससुराल की चीज अपने पास नहीं रखते हैं, पुनः ससुरालियों को ही बेच देते हैं, ससुराल वालों के हाथ ही बेच देते हैं। तो 1668 ईस्वी में, भाई 1661 ईस्वी में मिला, 7 साल बाद 1668 ईस्वी में ये 10 पाउंड, कितने? 10 पाउंड वार्षिक, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर पुनः पुर्तगालियों को दे देते हैं। 10 पाउंड वार्षिक किराए पर पुनः, भाई चीज भी उनकी यहाँ और उनके पास पैसा भी आ रहा, तो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय जो थे, इन्होंने 10 पाउंड वार्षिक पर पुर्तगालियों को बंबई का द्वीप पुनः सौंप दिया। अब बंबई के विषय में बात है, तो बंबई का मुख्य संस्थापक कौन था? बंबई की स्थापना किसने की? बंबई का जो नक्शा था वो किसने बनाया? तो बंबई का जो गवर्नर था गेराल्ड ऑन्गियार, कौन था? गेराल्ड ऑन्गियार। गेराल्ड ऑन्गियार जो था, ये बंबई का उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था, गवर्नर हुआ करता था। ये लगभग 1669 से ये रहा है, 1669 से 1677 ईस्वी तक ये बंबई का गवर्नर रहा है। तो इसी को, गेराल्ड ऑन्गियार को ही बंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि बंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा गेराल्ड ऑन्गियार। अब बात करते हैं, हुगली वगैरह में इन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों ने लगाई थी, लेकिन इसके अलावा कासिम बाजार, पटना और राजमहल में भी बहुत सारे कारखाने अंग्रेजों ने स्थापित किए थे। और होता क्या है कि वहाँ जो ब्रिटेन था, वहाँ पर के जो व्यापारी थे, उन्होंने पहले तो अपनी एक कंपनी बड़ी सी स्थापित की थी, लेकिन अभी भी वहाँ पर कुछ व्यापारी थे जिनको सरकार अनुमति नहीं दे रही थी इधर में व्यापार करने आने को। तो वहाँ पर उन्होंने जो, जैसे पहले कंपनी का गठन किया गया, वैसे ही वहाँ के कुछ प्रतिद्वंदी थे, तो उन्होंने
वहां पर एक और कंपनी गठित करते हैं, न्यू कंपनी गठित करते हैं, न्यू कंपनी। ये गठित की जाती है 1688 ईस्वी में, इसका गठन किया जाता है न्यू कंपनी का ब्रिटेन में। इसके अलावा 1698 ईस्वी में 2 और कंपनियां स्थापित की जाती हैं, जिनमें से एक जनरल सोसाइटी, एक जनरल सोसाइटी, एक जनरल सोसाइटी, और ये 1698 ईस्वी में। और एक दूसरी कंपनी गठित की जाती है, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। कौन सी? इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, और ये भी 1698 ईस्वी में 2 कंपनियां ये गठित की गई और 1688 में न्यू कंपनी गठित की गई। होता क्या है कि 1708 ईस्वी में, तब ध्यान रखना ये डेट, 1708 ईस्वी में ये जो न्यू कंपनी गठित की गई थी 1688 ईस्वी में, और ये जो 2 कंपनियां गठित की गई थी, तो ये 1694 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव के तहत ये गठित की गई थी। 1694 ईस्वी में ब्रिटेन की संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव रखा गया, जिसके तहत 2 कंपनियां गठित की गई, एक जनरल सोसाइटी और दूसरी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट गठित की गई। तो 1708 ईस्वी में ये जो 3 कंपनियां गठित की गई थी, इनको मिलाकर के एक नई कंपनी, इन सबको एक कंपनी बना दिया गया, यानी कि इनका सबका विलय कर दिया गया एक कंपनी में। तो वो जो कंपनी बनी उसका नाम था यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। जो पहली वाली कंपनी थी सेम उसी पर नेम था, उसमें द कंपनी था, इसमें द यूनाइटेड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये कंपनी बनेगी। और ये जो नाम कंपनी का था इतना बड़ा सा, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, बड़ा सा नाम है, भूल जाते हैं बार बार, ठीक है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग पढ़ने की कोशिश करें, रट्टा ना लगाएं, जितने ज्यादा पढ़ेंगे उतने ज्यादा आपको याद हो जाएगा। तो ये कंपनी का जो नाम था, ये 1708 ईस्वी से लेकर के 1833 का जो एक्ट था, 1833 का जो ये एक्ट था यहां तक, यानी कि 1708 से 1833 तक कंपनी का नाम क्या रहा? द यूनाइटेड कंपनी इनटू द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये कंपनी का नाम 1833 ईस्वी तक यही रहा। लेकिन 1833 के एक्ट के तहत इस कंपनी का नाम शॉर्ट कर दिया गया, छोटा कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में इतने ही रखेंगे, क्योंकि अंग्रेजों के विषय में हमें अधिक पढ़ना और वीडियो ज़्यादा बड़े हो जा रहे हैं, जिसके कारण आप लोगों को देखने में भी अच्छा नहीं लगता, पूरा वीडियो देखने में मन नहीं करता होगा, है ना। तो छोटे छोटे वीडियो हम आपको उपलब्ध कराएंगे, जिनको आप पूरा देख सकेंगे और चीज़ें भी आपको समझ में आएंगी। क्योंकि मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कम चीज़ ज़्यादा टाइम ले रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यूपीपीसीएस का एग्जाम की डेट भी आ गई है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा और उसी के हिसाब से आप लोग यूपीपीसीएस की तैयारी कीजिए। इसके अलावा बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी की भी डेट आ गई है, तो उसका भी जुलाई में अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है, शायद अक्टूबर में ही होगा या फिर अगस्त में होगा शायद, मुझे क्लियर नहीं, बीईओ का मुझे क्लियर नहीं, लेकिन यूपीपीसीएस का बिल्कुल क्लियर है। तो उसका अक्टूबर में एग्जाम होगा, उसका क्लियर है। तो आप लोग उसी को निशाना बनाकर तैयारी कीजिए और हमारे वीडियोज देखते रहिए। इसके अलावा भी आप बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, और भी वीडियोज अगर आपके पास उपलब्ध है तो उनको भी देखिए। तो चीज़ ठोस पढ़िए और डिटेल में पढ़िए, जिससे कि आप लोग मेंस की भी तैयारी कर सकें। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।